स्वागत है। आज हम धान की फसल से जुड़े एक ऐसे दुश्मन पर बात करने जा रहे हैं जो दिखता तो छोटा है पर नुकसान बहुत बड़ा कर सकता है। बिल्कुल। हमारे पास क्रॉप प्रोटेक्शन यानी फसल सुरक्षा पर कुछ नोट्स हैं और हमारा मिशन है इनमें से बीपीएससी परीक्षा के लिहाज से हर जरूरी जानकारी को निकालना और समझना। हाँ। आज का हमारा विषय है येलो स्टेम बोरर यानी पीला तना छेदक और इसका वैज्ञानिक नाम सिरपोफिगा इंसर्टुलस। और ये नाम परीक्षा देने वालों को तो अच्छे से याद कर लेना चाहिए। ये धान के सबसे जिद्दी और बड़े कीटों में से एक है। अच्छा। आज हम इसके काम करने के तरीके, इसकी पहचान और सबसे जरूरी इसे रोकने की रणनीतियों पर बात करेंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक कृषि अधिकारी को पता होना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए इसे ऐसे समझते हैं जैसे हम किसी खेत में निरीक्षण के लिए खड़े हैं। धान की फसल घुटनों तक आ गई है। हमें सबसे पहले क्या देखना चाहिए जो किसी खतरे की घंटी जैसा हो? बहुत अच्छा सवाल है। इस अवस्था में हमारी नजर सबसे पहले कुछ मुरझाई हुई पीली पड़ चुकी पत्तियों पर जाएगी जो पौधे के बीचों बीच से निकल रही हैं। मतलब वो बाकी हरी भरी फसल के बीच अलग ही दिख जाती होंगी? बिल्कुल अलग दिख जाती हैं, पर यह सिर्फ पहला संकेत है। असली पहचान इसके बाद होती है। वो कैसे? अगर आप उस पीली पत्ती को, जिसे सेंट्रल शूट कहते हैं, पकड़कर हल्का सा खींचेंगे, हाँ, और अगर वो बिना किसी जोर के आसानी से हाथ में आ जाए तो समझ जाइए आपके खेत में डेड हार्ट की एंट्री हो चुकी है। डेड हार्ट नाम तो बड़ा नाटकीय है। इसका मतलब क्या वो पौधा पूरी तरह से खत्म हो गया? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। डेड हार्ट का मतलब है कि इस कीट के लार्वा ने तने के अंदर घुसकर मुख्य शाखा को जड़ से एक तरह से काट दिया है। अच्छा। तो उस मुख्य तने से अब कुछ नहीं होने वाला। हाँ, पौधे में अगर ताकत है तो वो बगल से कल्ले टिलर्स निकाल सकता है, लेकिन उसकी बढ़त और पैदावार पर बहुत बुरा असर पड़ चुका है। समझ गई। तो ये तो हुई पौधे की शुरुआती अवस्था की बात। नोट्स में एक और शब्द है व्हाइट ईयर। ये कब और कैसे नजर आता है? व्हाइट ईयर तबाही का दूसरा और कह सकते हैं कि ज्यादा स्पष्ट चरण है। ये तब दिखता है जब पौधा बड़ा हो जाता है और उसमें बालियां निकलने लगती हैं। अगर उस समय लार्वा तने के अंदर हमला करता है तो वो बाली तक खाना और पानी पहुंचाने वाली नसें ही काट देता है। तो इसका मतलब बाली तो निकलेगी पर उसमें दाने नहीं भरेंगे? एक भी दाना नहीं भरेगा। वो बाली पूरी तरह से खाली, सीधी खड़ी और सफेद या भूसे के रंग की हो जाएगी। अच्छा, जबकि एक स्वस्थ बाली तो वजन से थोड़ी जुटी हुई होती है। बिल्कुल। और खेत में ये सफेद बालियां दूर से ही नजर आ जाती हैं। यही व्हाइट ईयर कहलाता है। और नोट्स में इसकी भी कोई प्रैक्टिकल पहचान बताई गई है? हाँ, बताइए कि डेड हार्ट की तरह ही इन व्हाइट ईयर वाली बालियों को भी अगर आप खींचेंगे तो ये बहुत आसानी से हाथ में आ जाएंगी, क्योंकि ये भी अंदर से कटी हुई होती है। ये इस कीट की मौजूदगी की 100% पुष्टि कर देता है। ये तो हुई बर्बादी की निशानी, पर इस बर्बादी के पीछे जो असली मुजरिम है, वो लार्वा या पतंगा, वो दिखता कैसा है? क्या उसे खेत में आसानी से पहचाना जा सकता है? उसे पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रबंधन के कई तरीके उसकी जीवन की अवस्था पर निर्भर करते हैं। तो अंडों से शुरू करें? हाँ, मादा पतंगा बहुत चालाकी से पत्ती की नोक के निचले हिस्से में अंडे देती है, वो भी समूहों में। ये मलाईदार सफेद चपटे अंडे होते हैं। क्या इनकी कोई खास पहचान है जिससे इन्हें दूसरे कीटों के अंडों से अलग किया जा सके? हाँ, एक बहुत ही विशिष्ट पहचान है। मादा इन अंडा समूहों को अपने शरीर के हल्के भूरे रंग के बालों से ढक देती है। ओहो। तो अगर आपको पत्ती की नोक पर एक छोटा सा रोएदार पैच दिखे तो ये येलो स्टेम बोरर के अंडों का समूह हो सकता है। ये एक बड़ा संकेत है। और लार्वा, असली विलेन तो वही है। बिल्कुल। इसका लार्वा हल्के पीले रंग का, बिना किसी खास धारी वाला और गहरे भूरे सिर वाला होता है। पर मजे की बात यह है कि ये आपको आसानी से दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अपना पूरा जीवन तने के अंदर छिपकर ही गुजारता है। यही वजह है कि इस पर सीधा कीटनाशक स्प्रे करना भी मुश्किल होता है। अच्छा, और वयस्क जो पतंगा होता है वो कैसा दिखता है? नोट्स में नर और मादा में अंतर बताया गया है। हाँ, और ये अंतर पहचान के लिए बहुत जरूरी है। वयस्क एक पतंगा मौत है। मादा पतंगा चमकीले पीले भूरे रंग की होती है और उसके अगले दोनों पंखों के बीच में एक एक काला धब्बा होता है। एक काला धब्बा? हाँ, ये धब्बा उसकी सिग्नेचर पहचान है। और नर कीट? नर आकार में मादा से छोटा होता है, उसका रंग भी हल्का पीला होता है और सबसे बड़ी बात, उसके पंखों पर वो काला धब्बा नहीं होता। ये जानना इसलिए भी जरूरी होगा क्योंकि कुछ प्रबंधन तकनीकें, जैसे शायद फेरोमोन ट्रैप्स,
सिर्फ नर कीट को निशाना बनाती हैं। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही पॉइंट पकड़ा है। तो एक मिनट, मुझे ये समझने दीजिए। फेरोमोन ट्रैप नर कीट को पकड़ता है, लेकिन नुकसान तो लार्वा पहुंचाता है। तो सिर्फ नर को पकड़ने से पूरी समस्या कैसे हल होती है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। फेरोमोन ट्रैप का मकसद सभी नर कीटों को पकड़ना नहीं, बल्कि 2 काम करना है। क्या है वो 2 काम? पहला, ये एक निगरानी मतलब मॉनिटरिंग का साधन है। ट्रैप में कितने कीट फंस रहे हैं, इससे हमें खेत में उनकी आबादी का अंदाजा लगता है। ओके। और दूसरा, अगर ज्यादा संख्या में नर पकड़े जाएं, तो मादाओं को प्रजनन के लिए साथ ही नहीं मिलते, जिससे अगली पीढ़ी की संख्या अपने आप कम हो जाती है। अच्छा, तो ये आबादी को नियंत्रित करने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये दिलचस्प है। नोट्स में सिर्पोफागा इंसर्टुलस के अलावा कीलोपॉलीक्राइसिस और सेसामिया इन्फेरेंस की तस्वीरें भी हैं। तो क्या हम सिर्फ एक दुश्मन से लड़ रहे हैं या ये कोई पूरा गिरोह है? हाँ, इसे आप एक गिरोह ही समझ सकते हैं। ये दोनों भी धान के तना छेदक ही हैं, बस इनकी प्रजाति अलग है। इनकी तस्वीरें इसलिए दी गई हैं ताकि सही दुश्मन की पहचान हो सके, क्योंकि इनकी रहने का तरीका, जीवन चक्र और कुछ कीटनाशकों का इन पर असर थोड़ा अलग हो सकता है। मतलब सही पहचान ही सही इलाज का पहला कदम है। बिल्कुल यही। ठीक है, तो हमने समस्या और मुजरिम दोनों को पहचान लिया। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका इलाज यानी प्रबंधन। नोट्स में सबसे पहले एक शब्द आता है ETL। इसका क्या मतलब है? ETL का मतलब है इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल, यानी आर्थिक क्षति स्तर। आर्थिक क्षति स्तर? हाँ, एक कृषि अधिकारी के लिए ये सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट में से एक है। ये विज्ञान पर आधारित एक लक्ष्मण रेखा है। ये हमें बताता है कि खेत में कीटों से हो रहा नुकसान जब एक खास स्तर पर पहुंच जाए, तभी हमें कीटनाशक जैसे महंगे उपाय करने चाहिए। मतलब हर एक कीट को मारने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। अगर नुकसान ETL से कम है, तो कीटनाशक पर किया गया खर्चा फसल को होने वाले फायदे से ज्यादा हो जाएगा। तो ये लागत और लाभ का गणित है? हाँ, येलो स्टेम बोरर के लिए ये ETL बहुत स्पष्ट है। 10% डेड हार्ट या 2% व्हाइट ईयर। इसे थोड़ा और सरल करेंगे। जरूर। इसका मतलब है कि अगर आप खेत में 100 पौधे देखते हैं और उनमें से 10 में डेड हार्ट के लक्षण हैं, तो अब एक्शन लेने का समय आ गया है। अच्छा। या फिर अगर 100 बालियों में से 2 बालियां व्हाइट ईयर वाली दिखें, तो भी नियंत्रण के उपाय शुरू कर देने चाहिए। इससे पहले स्प्रे करना पैसे की बर्बादी है। समझ गई। तो जब ETL पार हो जाए, तो हमारे पास क्या क्या हथियार है? नोट्स में एक एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड दृष्टिकोण की बात कही गई है। हाँ, और यही आधुनिक कृषि का मूल मंत्र है। हम सिर्फ एक हथियार यानी केमिकल पर निर्भर नहीं रहते। तो हमारी पहली कोशिश क्या होती है? हमारी पहली कोशिश होती है बिना केमिकल के काम चलाने की। इन्हें हम यांत्रिक और सांस्कृतिक उपाय कहते हैं। जैसे कि? सबसे पहला और सबसे सस्ता उपाय है रोपाई से पहले धान के पौधों की पत्तियों के ऊपरी सिरों को काट देना। ओहो, वही जहां मादा अंडे देती है। बिल्कुल। हमने बात की थी मादा पत्ती की नोक पर अंडे देती है। तो सिरों को काटने का मतलब है कि आपने अंडों के पूरे समूह को खेत में जाने से पहले ही नष्ट कर दिया। ये तो बॉम्ब को डिफ्यूज करने जैसा है। बहुत ही कारगर तरीका है ना? और इसके अलावा है ट्रैप्स, जिनका हमने जिक्र किया। रात में वयस्क पतंगों को पकड़ने के लिए लाइट ट्रैप 1 प्रति हेक्टेयर की दर से। और फेरोमोन ट्रैप? और नर पतंगों को धोखा देकर फंसाने के लिए फेरोमोन ट्रैप 8 प्रति हेक्टेयर की दर से। ये दोनों रोकथाम के बहुत अच्छे उपाय हैं। ठीक है, ये तो हुई पहली रक्षा पंक्ति। नोट्स में जैविक नियंत्रण का भी जिक्र है, जिसमें ट्रिकोग्रामा जपोनिकम का नाम है। ये क्या चीज है? ये हमारा दोस्त है। ये एक मित्र कीट है जिसे एग पैरासिटॉइड कहते हैं। एग पैरासिटॉइड? हाँ, ये इतना छोटा होता है कि दिखता भी नहीं, लेकिन काम बहुत बड़ा करता है। ये तना छेदक के अंडों को ढूंढकर उनके अंदर अपने अंडे दे देता है। और फिर ट्रिकोग्रामा का लार्वा उन अंडों को अंदर से ही खाकर खत्म कर देता है। दुश्मन का अंडा फूटने से पहले ही नष्ट हो जाता है। अरे वाह, ये तो बायोलॉजिकल वॉरफेयर जैसा है। एक तरह से वही है। आप अपनी एक छोटी अदृश्य सेना भेज रहे हैं जो दुश्मन के बच्चों को ही खत्म कर दे, इससे पहले कि वे बड़े होकर आपकी फसल को तबाह करें। तो किसान इसे अपने खेत में कैसे इस्तेमाल करते हैं? ये बाजार में ट्राइको कार्ट के रूप में मिलता है। इन कार्ट्स को 5 सीसी प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में अलग अलग जगहों पर पत्तियों पर स्टैपल कर दिया जाता है। नोट्स के अनुसार सबसे अच्छे नतीजों के लिए इसे 3 बार 7 से 10 दिन के अंतर पर छोड़ना चाहिए। और अगर ये जैविक सेना भी काम ना करे तो क्या कोई वानस्पतिक विकल्प भी है? हाँ, नीम बीज गिरी का अर्क मतलब नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट
5% या एज अ डायरेक्टेंट 0.03% का छिड़काव एक अच्छा विकल्प है। ये केमिकल जितना तेजी से काम करता है? नहीं, ये रासायनिक कीटनाशकों की तरह तुरंत असर नहीं करता, लेकिन ये कीटों को खाने से रोकता है और उनकी बढ़त को भी रोक देता है। ये पर्यावरण के लिए ज्यादा सुरक्षित है। और जब सारे उपाय फेल हो जाए तब आता है रासायनिक नियंत्रण। नोट्स में तो बहुत लंबी लिस्ट दी गई है, क्या ये सब याद रखना जरूरी है? ये एक आम दुविधा है। देखिए, दर्जनों नाम याद रखने के बजाय ये समझना बेहतर है कि ये अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। अच्छा? कुछ दानेदार मतलब ग्रैन्यूल्स रूप में आते हैं, जैसे कार्बोफ्यूरान या कार्टाफ हाइड्रोक्लोराइड। इन्हें कैसे इस्तेमाल करते हैं? इन्हें पानी भरे खेत की मिट्टी में डाला जाता है। पौधा इन्हें जड़ों से सोख लेता है और पूरा पौधा कीट के लिए जहरीला बन जाता है। और स्प्रे वाले? उनकी लिस्ट तो और भी लंबी है। हाँ, स्प्रे के लिए कई विकल्प हैं और इन्हें भी हम उनके काम करने के तरीके से समझ सकते हैं। कुछ पुराने कीटनाशक जैसे क्लोरपाइरिफॉस कीट के नर्वस सिस्टम पर सीधा हमला करते हैं। और नए वाले? कुछ नए और ज्यादा सुरक्षित जैसे फिप्रोनिल या क्लोरएंट्रानिलीप्रोल कीट की मांसपेशियों को पंगु बना देते हैं, जिससे वो खा पी नहीं पाता और मर जाता है। तो परीक्षा के लिए क्या सलाह देंगे? परीक्षा के दृष्टिकोण से हर श्रेणी से 1-2 प्रमुख नाम और उनकी मात्रा याद रखना काफी होगा। पूरी लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है। नोट्स में इन नामों के आगे SP, EC, WG जैसे कोड लिखे हैं, इनका क्या मतलब होता है? ये कीटनाशक के फॉर्मुलेशन के बारे में बताता है। जैसे SP का मतलब सॉल्युबल पाउडर, मतलब घुलनशील पाउडर। EC मतलब एमल्सिसाइबल कॉन्सेंट्रेट। बिल्कुल, जो पानी में दूध जैसा घोल बनाता है। और WG का मतलब वाटर डिस्पर्सिबल ग्रैन्यूल्स है। तो ये बस उसे पानी में कैसे मिलाना है ये बताता है। हाँ, लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी केमिकल विशेषज्ञ की सलाह और पैकेट पर दिए निर्देशों के बिना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम BPSC के नजरिए से समेटें तो मुख्य बातें क्या हैं? बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे सिर्फ रसायनों की लिस्ट नहीं है, बल्कि वो सोच है जो रसायनों को आखिरी विकल्प मानती है। असली खेल ETL को समझने में है, ये जानना कि कब एक्शन लेना है और कब खेत को उसके हाल पर छोड़ना है। एक अधिकारी और एक आम किसान की सोच में यही फर्क है। सही बात है। आपको लक्षणों मतलब डेड हार्ट, व्हाइट ईयर और कीट की पहचान करनी आनी चाहिए और फिर एकीकृत प्रबंधन के हर हथियार को सही समय पर इस्तेमाल करना आना चाहिए। पत्ती काटने से लेकर ट्राइकोग्रामा छोड़ने तक। बिल्कुल, मतलब रणनीति रसायनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है। एकदम सही। केमिकल ब्रह्मास्त्र है जिसका इस्तेमाल तभी हो जब बाकी सारे अस्त्र विफल हो जाएं। एक टिकाऊ खेती और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यही सबसे सही दृष्टिकोण है। बहुत बढ़िया। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। बिहार जैसे कृषि प्रधान राज्य में जहां धान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जलवायु परिवर्तन और बदलती कृषि पद्धतियां येलो स्टेम बोरर जैसे कीटों को भविष्य में कैसे प्रभावित कर सकती हैं? क्या बढ़ते तापमान से इन कीटों का जीवन चक्र तेज हो जाएगा और ये साल में ज्यादा पीढ़ियां पैदा करने लगेंगे, या फिर बेमौसम बारिश इनके मित्र कीटों को खत्म कर देगी? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कल के कृषि अधिकारियों को इन नई चुनौतियों के लिए भी तैयार रहना होगा।